हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी अलायंस। माई सेल्फ अंकित भारद्वाज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि द स्टडी अलायंस पे हम लोग जो सिविल सर्विसेज का GS2 का एग्ज़ाम होता है, दैट इज़ सी सेट, उसका मैथ सेक्शन देख रहे हैं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम 2018 के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अ स्टूडेंट हैज़ टू गेट 40% मार्क्स to pass in an examination. Suppose he gets 30 marks and fails by 30 marks, then what are the maximum marks in the examination? Okay, हिंदी वाले फ्रेंड्स देखिए, एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। मान लीजिए कि वह 30 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? 100, 120, 150 एंड 300। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो देखो एक स्टूडेंट है जो 40% मार्क्स लेता है और वो पास हो जाता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि कह रहा है कि अगर उसके 30 मार्क्स आते हैं ना, तो 30 मार्क्स से वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो उसके एग्ज़ाम में 30 मार्क्स आए और उसके बाद वो 30 मार्क्स से फेल हो गया, यानी कि 30 मार्क्स आए और 30 मार्क्स से फेल हो गया, तो अगर हम ये कह देते हैं कि उसके अगर 60 मार्क्स आते तो वो पास हो जाता। अगर 60 मार्क्स आते तो वो पास होता, क्योंकि इसमें दे रखा है कि 30 मार्क्स आए, 30 से फेल हो गया, तो अगर हम 60 मार्क्स लेते तो वो पास हो जाता। तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं, उसके जो पास मार्क्स हैं वो कितने हैं? 60। बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 40% मार्क्स अगर उस स्टूडेंट्स के आ जाते हैं तो वो पास हो जाता है। दैट इज़, ये जो 60 है ना, ये इक्वल है किसके? 40% के, ठीक है। अच्छा, आपको पता है जो भी एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो किस में से निकाले जाते हैं? 100% में से, ठीक है। तो अगर मैं 40% इसमें दोबारा जोड़ दूं तो ये भी 60 आ जाएगा। मतलब इसी को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, 60 से 40 किया, ये आ गया। अब मुझे इस 40 को 100 बनाना है, तो दूसरा 40 लिख लिया, आ गया। और अगर मुझे 100 चाहिए तो मुझे 20 और चाहिए, तो अब मैं इसका क्या कर दूंगा? इसका क्या कर दूंगा? हाफ कर दूंगा। इसका हाफ कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 30। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इधर से इसको टोटल करता हूँ तो आई विल गेट 100, एंड इधर से मैं इसको टोटल करता हूँ, आई विल गेट 150। यानी 100% अगर आपका मैक्सिमम मार्क्स है तो वो वैल्यू में कितना होगा? 150। और ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। देखिए, 30 मार्क्स स्कोर करता है, 30 मार्क्स से फेल होता है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 60 से पास हो जाएगा। 60 से पास होगा, वो 40% है, तो दूसरा 40% जो होगा वो भी क्या होगा? 60 होगा। 20 बनाना था, क्योंकि हमें ओवरऑल कितना चाहिए? हमें ओवरऑल कितना चाहिए? 100%। तो 20 क्या होगा? इसका हाफ होगा, तो 30 होगा। इस सारी वैल्यू को कलेक्टिवली ऐड कर दो, 150, विच इज़ इक्वल्स टू 100%। तो आप ऑप्शन सी यानी 150 में इसको टिक लगा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, इसको देखते हैं, एक सेकेंड। 19 boys turn sound playing hockey. Of this, 11 are wearing hockey shirts and 14 are wearing hockey pants. There are no boys without shirts and pants. What is the number of boys wearing full uniform? 19 लड़के हॉकी खेलने निकले, इनमें से 11 ने हॉकी शर्ट और 14 ने हॉकी पैंट पहन रखी है। बिना शर्ट और पैंट के कोई लड़का नहीं है। पूर्व वर्दी पहनने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, एक सेकेंड, हाँ देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन है किस टॉपिक से। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तो ये है आपका वेन डायग्राम। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसपे यूपीएससी ऑल्टरनेट ईयर एक ना एक क्वेश्चन पूछती है। तो देखो मैं समझाता हूँ। अब देखो, हॉकी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक शर्ट है और एक पैंट है। तो देखो, एक हो गई शर्ट और एक हो गई पैंट, और हॉकी का कौन चल रहा है, तो यहाँ लिख लो एच। मैंने बताया था ना एक फॉर्मूला, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा, हॉकी है तो अब शर्ट वाले आ जाएंगे, प्लस हॉकी पैंट वाले आ जाएंगे,
हॉकी शर्ट इंटरसेक्शन पैंट वाले आ जाएंगे। अब देखो ये कितने दे रखे हैं इन्होंने 19, ये कितने दे रखे हैं 11, ये कितने दे रखे हैं इन्होंने 14, और यही आपसे पूछ रहा है कैसे पता। देखो नंबर ऑफ बॉयज़ वियरिंग फुल यूनिफॉर्म, और फुल यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि इसके पास शर्ट भी होगी और इसके पास पैंट भी होगी। तो हॉकी करके लिख लो एस इंटरसेक्शन पी, तो हॉकी एस इंटरसेक्शन पी कितना आ जाएगा आपका 25, ये वैल्यू इधर आके हो जाएगी -19 विच इज़ इक्वल्स टू 6। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, वेन डायग्राम क्वेश्चन है, एस यूनियन पी इज इक्वल्स टू एच ऑफ शर्ट प्लस एच ऑफ पी माइनस एच एस इंटरसेक्शन पी। इंडिविजुअल वैल्यूज आर गिवन, आप वैल्यूज को पुट करिए एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन, a train 200 meter long is moving at the rate of 40 kmph, in how many second will it cross a man standing near the railway line। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलती है, रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति के सेकंड में पार करेगी। देखो इसमें ना पहली बात मैं आपको समझाता हूँ, एक चीज़ होती है TSD, टाइम स्पीड डिस्टेंस, है ना, ये वहाँ से पूछा गया है। तो देखो मैं आपको उसको समझाता हूँ इसमें होता क्या है कि देखो मान लो ये आपकी एक ट्रेन है, ठीक है, और ये ट्रेन या तो किसी मैन से पास हो या ये किसी ट्री से पास हो। तो उस केस में जो लेंथ होती है ना, जो लेंथ होती है या आप उसको डिस्टेंस भी कह सकते हो। और हाँ एक चीज़ और होती है पोल, कोई पोल हो लाइट का, ठीक है, मैन हो ट्री हो पोल हो और ट्रेन इस तरह पास हो रही हो, तो चाहे लेंथ हो चाहे डिस्टेंस हो, वो किसके बराबर होती है, वो होती है लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, देखो तो अगेन आपको जो लेंथ दे रखी है वो कितनी है 200 मीटर, ग्रेट, स्पीड कितनी है 40 kmph। ऑप्शंस पे अगर आप ध्यान देखोगे तो आपको कुछ बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है सेकंड्स, और अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तो क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये मीटर में किलोमीटर में, तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी kmph को mph में इसमें इसको कन्वर्ट करते हैं ना, एक किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करते हैं, तो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 से कट जाएगा 9 टाइम्स, ये 2 से कट जाएगा कितने टाइम्स 20 टाइम्स, 20 × 5 यू विल गेट 100 एंड 9 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला लगाइए, टाइम निकालना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 200 एंड स्पीड इज 100, वो जो नीचे का 9 है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, कैंसल, 2 9 जा 18 सेकेंड्स। ऑप्शन डी इज द राइट वन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगेन ये क्वेश्चन TSD का है। जब भी कभी कोई ट्रेन या फिर जैसे कोई ट्रेन हुई, और एक सेकंड मैं आपको और समझाता हूँ। देखिए ट्रेन है और ट्रेन किसी मैन को या किसी ट्री को या किसी पोल को क्रॉस कर रही हो, तो उस केस में जो लेंथ होती है डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ गिवन थी, स्पीड गिवन थी, स्पीड को चेंज कर लिया क्योंकि जो टाइम है वो सेकंड में पूछा था, ये वैल्यू आ गया फॉर्मूले में डाला, यू विल गेट 18। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए एक सेकेंड, थोड़ा सा पॉइंटर बड़ा कर लेते हैं ना, आई थिंक दिस वन इज फाइन। ओके, देखिए अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ₹40 एंड गेट्स X% प्रॉफिट। मतलब अगर कोई शॉपकीपर है किसी आर्टिकल को 40 रुपये में बेचता है तो उसको X% का प्रॉफिट होता है, और वही आर्टिकल को अगर वो 20 में बेचता है तो उसको लॉस होता है, परसेंटेज इज सेम। तो बताइए ओरिजिनल कॉस्ट बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी सिंपल, आई थिंक ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन था कि इसको पढ़ते ही ऑप्शन सी मार सकते थे। ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ आपको। एक्चुअली ये क्वेश्चन तो है P&L का। व्हाट इज P&L, P&L इज प्रॉफिट एंड लॉस, बट इसको इन्होंने रिलेट कर दिया एक टॉपिक से, दैट इज कॉल्ड एवरेज। ठीक है, तो देखो कैसे किया भाई, आर्टिकल की जो SP है वो कितनी है 40, और प्रॉफिट कर रहे हो आप X% का। ठीक है, प्रॉफिट कर रहे हो X% का, ध्यान समझना,
प्रॉफिट कितने का कर रहे हो? X% का। एक सेकंड, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं ना, प्रॉब्लम आएगी फिर। देखो, आपकी जो SP है वो कितनी है? 40। और आप प्रॉफिट कर रहे हो X% का, तो ऑब्वियस है जो CP होगा वो क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप क्या कर रहे हो? X% का प्रॉफिट कर रहे हो। समझना क्वेश्चन को ध्यान से। अब आपने क्या किया? आपने ये प्लस है, अब आपने क्या किया? 20 में सेल किया, तो ऑब्वियस है अगर आप 20 में सेल करोगे तो आप यहाँ लिखोगे 20 में सेल किया, यहाँ किया। और इस केस में आपने क्या कर लिया? अपना लॉस कर लिया। लेकिन ये दोनों क्या है? बराबर हैं। तो देखो, आपको मैं बताता हूँ कि पता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन करने के लिए एक चीज़ चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्विंग पावर। ऑब्जर्विंग पावर होता है क्या? इस क्वेश्चन को ना अगर मैं फॉर्मूले से बनाने जाऊँ ना तो मैं आपको बना दूंगा और इसमें आपको आई थिंक 7 to 8 मिनट्स लग जाएंगे। लेकिन ऑब्जर्विंग पावर एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ होती है कि क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे ना और चीज़ों को रिलेट करोगे तो आप कर सकते हो। स्टार्टिंग में इट टेक्स टाइम्स, बट अगर आप कंटिन्यूसली इसकी प्रैक्टिस करोगे देन यू विल बी अ मास्टर। ओके, तो देखिए, तो ये 20 है, ये 40 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? बराबर। ये किस में बोला है? ये क्वेश्चन में बोला है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है तो ये जो वैल्यू होगी ये इसके क्या होगी? ये ऐसी वैल्यू होगी जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा। तो ए की तो वैल्यू ऐसी है, कौन सी है? 30। अब ये 30 आया कैसे? आप ऐसे कह सकते हो 20 + 40 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 60/2 एंड विच इज़ इक्वल्स टू 30। तो 30 आ गया और 30 ऑप्शन सी है, देखो आ गया सर। तो आप इसको इस अप्रोच से बनाइए और आप ना इसी अप्रोच को रखिए, फॉर्मूला बेस मत जाइए। फॉर्मूला बेस जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है? तो थोड़ा ऑब्जर्विंग पावर को अपनी थोड़ी सी स्ट्रांग रखिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, तभी आप एक दूसरे से आगे हो पाएंगे एग्जाम्स में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, DI का क्वेश्चन है, तो मैं ये स्टेटमेंट आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा वहीं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? देखिए, देखो इसमें ना इंपोर्ट ऑफ शीट स्टील एक्सीड बताना है इंपोर्ट ऑफ कॉयल शीट। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि देखो ये ना, इसमें इसमें ना दो तीन चीज़ें हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये यहाँ पे एक ये वाला लाइन दिख रही है, ये जो है ना, ये जो वाइट वाला सेक्शन है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कॉयल से, क्योंकि एक्चुअली जो फ्रेम है ना उससे बाहर है वैल्यूज, तो आपको दिख नहीं रही होंगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। और कुछ इस तरह से है, देखो ये वाला, इस तरह से है ना, सॉलिड लाइंस। ये है आपकी शीट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शीट को। और कुछ इस तरह से है, ये थर्ड वाला, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्क्रैप। स्क्रैप से तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, कबाड़ा, ठीक है? देखो, तो ये बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? एक्सीड। एक्सीड से तो पता लग गया कि ये बात कर रहा है कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है? डिफरेंस की बात कर रहा है। अच्छा, बात कर रहा है 3 मंथ्स की, 3 मंथ्स का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है? देखो, स्टील के लिए एस लिखते हैं। स्टील का जनवरी में प्रोडक्शन देखो, देखो, ये शीट तो तीनों ही है, ठीक है? शीट ऑफ स्टील, एक सेकेंड एक सेकेंड, कॉयल, एक सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ, सॉरी, चलो देखते हैं। हाँ, ये शीट है, ठीक है? सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, फ्रेम से बाहर चला गया फिर से। आई थिंक दिस इज राइट, ओके। ये शीट है स्टील की, ठीक है? तो जनवरी में जो स्टील की जो शीट है उसका अगर आप प्रोडक्शन देखोगे, ठीक है, तो कितना प्रोडक्शन है? हम्म, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ देखो, ये ना स्टील है, ये भी कॉयल की स्टील है, शीट की स्टील है, और ये स्टील का स्क्रैप है। क्वेश्चन ऐसे है, तो कॉयल की जो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? एस। एस मतलब स्टील। स्टील को ना रख के आप इसको शीट समझो। ये ना, ये जो, सॉरी, ये ना शीट है, ये शीट है, शीट ऑफ जनवरी। तो जनवरी की शीट देखो कहाँ जा रही है, शीट ये है, ये वाली है, तो ये कहाँ जा रही है? 40, तो ये कितना आ गया? 40। अच्छा, फिर ये शीट है, फिर शीट क्या आएगा? फरवरी, है ना? फरवरी का कहाँ जा रहा है? फरवरी का अगर आप देखोगे तो ये कहाँ जाएगा? 37।
एंड और अगर आप फिर से शीट देखोगे मार्च की, तो ये वाली कहाँ जाएगी मार्च की शीट? 36। इनको ऐड कर लो, 763 कैरी 1, 4 और 4 8 और 3 11, 113। ओके, अब चलते हैं किसके पास? कॉयल के पास। कॉयल देखो जनवरी, कॉयल देखो जनवरी, तो ये वाली कॉयल क्या है जनवरी में? 30। फिर कॉयल चलो फरवरी में, कॉयल देखो ये वाली है कॉयल 31। फिर चलो कॉयल मार्च, मार्च में कितना है? 33। ऐड कर लो, 4 9। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? साफ साफ दिख रहा है, 19। ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, सिंपल, आपको वैल्यूज ऐड करनी थी, डिफरेंस लेना था। थोड़ा सा डाउट यहाँ पर था, मैंने आपको समझा दिया कि ये सारी स्टील है, ये कॉयल की स्टील है, ये शीट की स्टील है और ये स्क्रैप की स्टील है, तो उससे क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इसमें आपको क्लियर है ना, वहाँ पे आपको कट हो रहा था फ्रेम से। व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट टोटल वैल्यू? देखो एक वर्ड होता है अप्रॉक्सीमेट, इसको ध्यान रखना। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अनुमानित। टोटल वैल्यू इन डॉलर शीट इम्पोर्टेड ओवर द 6 मंथ्स। ओके, देखो शीट है और फिर स्टील की बात कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो शीट निकाल लो जनवरी में, जनवरी में शीट का कितना प्रोडक्शन आ रहा है? कितना आ रहा है? 40। तो यहाँ लिख लो 40। गुड। शीट का फरवरी में कितना प्रोडक्शन आ रहा है? ये रहा 37। 1 मिनट, 37। शीट का मार्च में कितना प्रोडक्शन आ रहा है? 36। शीट का अप्रैल में कितना प्रोडक्शन आ रहा है? शीट अप्रैल, अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा फ्रेंड्स, ये भी 36 है। शीट का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई में कितना प्रोडक्शन आ रहा है? ये एम ए है, एम ए मतलब मई। मई कितना आ रहा है? 34। और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, लास्ट आ गया जून, तो जून में कितना प्रोडक्शन आ रहा है? 34। ठीक है, 40 37 36 36 34 34 ऐड कर लिए, 7 6 13 36 19 19 4 23 23 4 27, कैरी गया 2, 4 और 3 7 7 3 10 10 और 3 13 13 3 16 16 3 19 19 2 217। ये 217 क्या है? ये 217 आया प्रोडक्शन, लेकिन आपसे प्रोडक्शन किसने पूछ रहा है? डॉलर, और डॉलर कितना बोल रहा है? 256। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 217 का 256 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लो। 256 मल्टीप्लाइड बाई 217, 7 6 42, 2 7 35 34 4 9, कैरी 3, 70 14 1792, क्रॉस, you will get 256 and double cross, 6 2 are 12, 5 2 are 10 11, 1 2 are 4 5, add all this value, you will get 2 9 6 15, 1 7 1 8 8 5 13, 13 2 15, 1 2 3 4 5 5। ओके, 4 टाइम्स 5 2, अप्रॉक्सीमेट पूछ रहा है, आई थिंक ऑप्शन सी इज द राइट वन। ठीक है, तो सिंपल वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई इसलिए करना था क्योंकि डॉलर वैल्यू दी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, what was the approximate ratio of the sheet steel and scrap steel imports in the first 3 months of the year? अच्छा, देखिए सेम कॉन्सेप्ट, शीट निकाल लो, शीट का निकाल लो। जनवरी, जनवरी की शीट निकालो, कितनी है भाई जनवरी की शीट? 40। गुड। फरवरी की शीट निकालो, फरवरी की शीट कितनी है भाई? 37। ग्रेट। मार्च की शीट कितनी है निकालो? 36। इनको ऐड कर लो, क्योंकि ऐड इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इनको ऐड कर लो, कितने का? 113। शीट का काम हो गया। अब किसका चला है? स्क्रैप का। जनवरी में स्क्रैप कितना है? स्क्रैप देखो कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये कितना दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है, 32। फरवरी में स्क्रैप कितना है? 34। और मार्च में स्क्रैप कितना है? 32। ऐड कर लीजिए वैल्यूज को, ये आपको मिलेगा 98।
इसका रेशियो पूछ रहा है। देखो पहले नंबर पे कौन है, शीट, फिर स्क्रैप, तो यानी 1:3 रेशियो 98। ठीक है, देखो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है तीनों को होल्ड पे रखते हैं। अच्छा, होल्ड पे रखने का मैं आपको बताता हूँ कि देखो कैसे। अब आप कहोगे सर होल्ड पे तो रख लिया, फिर निकलेगा कैसे? देखो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी कैलकुलेशन आपको ना समझनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है ना तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। देखो इसको ना, देखो यहाँ तो चाहिए 1, तो इसको ना इसके रिस्पेक्ट में तोड़ लो। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 98 प्लस, भाई कितना एक्स्ट्रा, 13, 13 to 15, और नीचे कितना है 98। इसको अगर सेपरेट करोगे यू विल गेट 98 डिवाइड बाई 98 प्लस 15 डिवाइड बाई 98। देखो फ्रेंड्स ये तो आ गया 1। आप याद रखना, आप ये सॉल्व कर रहे हो, आप ये तो 1 बन ही चुका। ठीक है, 1 प्लस, यानी 1 से ऊपर जाओगे। देखो ये 98 है, अगर ये 90 होता, अगर ये 90 होता और ये 15 है, तो ये जाता 1/6। 1/6 जाता, नहीं जाता? अगर आप ध्यान से देखोगे 1/6, अच्छा लेकिन ये 98 है, तो यानी कि ये जो वैल्यू 6 से क्या है भाई, 1/6 अगर आप निकालोगे तो यू विल गेट 0.1/6, 1/6 और 4.16 इसके नियर आएगा आंसर। ठीक है, आगे भी जा सकती है वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू 90 से बड़ी है। तो अगर ये 90 से बड़ी है ये वैल्यू, तो डिनोमीटर बढ़ गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखो 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि पॉइंट के बाद 1 आ चुका। 4 हो नहीं सकता। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, क्या बचता है, 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.2। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1.2। 1.2 कहाँ है, ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये टेक्निक्स आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी। ये टेक्निक सेल्फ डेवलप टेक्निक्स हैं और ये आपको खुद डेवलप करनी पड़ेंगी। ये सब आप करते हो एग्जाम में, ऐसा नहीं है। अब जब आप छोटी क्लासों में पढ़ते होगे 6, 7, 8 में, तो आप यही क्वेश्चन करते थे, लेकिन तब आप इतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब इनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इन अप्रोचेस को ध्यान रखो, आपका एग्जाम में टाइम जो है वो बहुत सेव होता है, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम में एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी चीज़ों को अगर आप फॉरवर्ड लेके चलोगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा टाइम बचाओगे और एक्सेल भी करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हाँ, आपको मैं एक चीज़ बताने जा रहा था। तो फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना, एग्ज़ाम में ना आप सब कुछ लेके जाते हो, पेंसिल, रबर, शार्पनर। तो एक चीज़ ज़रूर याद रखना, एग्ज़ाम में खास करके इन क्वेश्चनों के लिए आपको एक चीज़ ज़रूर ले जानी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं स्केल, है ना? तो आपको अब समझ में आ गया वो स्केल क्यों लेना चाहिए, क्योंकि स्केल अगर आपके पास होगा तो ये वैल्यू जो आप ऐसे देख रहे हो ना, इनको कंपेयर करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। तो जब भी आप एग्ज़ाम में जाएं तो स्केल ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि अगर डी आएगा, इस तरह क्वेश्चन आ गया, तो आपका टाइम बच जाएगा। और दूसरा, वैल्यू कभी कभी गलत हो जाती है, क्योंकि हम ऐसे देखते हैं ना आइज से, तो ऊपर नीचे वैल्यू होती है, तो फिर हम फॉरगेट कर जाते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एग्ज़ाम में स्केल लेके ज़रूर जाएँ। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको उस क्वेश्चन को दोबारा समझाऊंगा। एंड तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि 2018 के मैथ सेक्शन से आए थे, जो कि मैंने आपको कराए थे, बेसिकली क्वांट सेक्शन। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है द स्टडी अलायंस नाम से, उस पर ऐड हुई है। जो भी आपको एग्ज़ाम रिलेटेड पीडीएफ होती हैं, जो ये क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ होती है, तो आपको वहीं पे प्रोवाइड होंगी। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर होंगी। ओके, थैंक यू।